तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज बड़ी धांसू चीज अपन ने देखी, महसूस करी, और इसलिए कहूं क्योंकि अभी तक वो चीजें कभी लीक नहीं हुई थी। स्पेशल ये इंटरव्यू है। और यो इंटरव्यू कौन देखा है? पहली बात तो यार, यो इंटरव्यू पूरा का परिवार बैठ कर देख सका है। यो इंटरव्यू कौन देखा है? यो इंटरव्यू वो देख सका जो पढ़ने वाले बालक हैं। यो इंटरव्यू कौन देखा है? यो इंटरव्यू वो देखा है जो पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एड ले रहे हो, जिसने राजनीति में इंटरेस्ट है, और वैसे पूरा परिवार इसने देख सका है। हमारे साथ हैं करण प्रताप सिंह भाई साहब। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जय हिंद भाई। कैसे राम राम जी जगदीप भाई। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। आज तो जी मजा आ गया। सीएम साहब से आपके थ्रू मुलाकात भी होगी, लेकिन बहुत सारी जानकारियां जो आपके साथ रहते हैं काफी लंबा समय होगा, और लेकिन आज जो जानकारियां निकल के आई, फिर मैंने सोचा मैं भाई ये बात आज तक सामने क्यों नहीं आई। हमारे करण जी बड़े छुपे रुस्तम हैं, और तो मैंने सोचा मैं इस बात को रिवील किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए। क्यों करण प्रताप जी लोगों के सामने ये चीजें रखते नहीं? देखो, मैंने आपने यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करे, यूनिवर्सिटी में कितने लोग आपके साथ स्टेज साझा करते हैं, आप कभी उस चीज का क्रेडिट नहीं लेते। जितने भाषण देकर चले गए वो भी कम ही क्रेडिट देते हैं। मतलब आप कभी क्रेडिट लेने के उस चक्कर में फंसते नहीं हो। आज सीएम साहब से मिले और आपने फोटो दिखाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ, जब तो आप बिल्कुल क्लीन शेव और बिल्कुल बच्चे से थे। क्लीन शेव नहीं था जगदीप भाई, मेरी दाढ़ी आई नहीं थी इस टाइम। अच्छा, दाढ़ी ये नहीं आई थी? दाढ़ी नहीं आई थी, मैं बहुत कम एज का था मेरे ख्याल से। ये एज तो मुझे याद नहीं, 2015 की बात है, 4 जून 2015 का फोटो था। तो भाई आज इस इंटरव्यू में आप बहुत सारी ऐसी जानकारियों को देखोगे जो आपने नहीं पता। पूरे हरियाणा के कान खड़े होंगे आज इस इंटरव्यू से। तो भाई साहब, पहला और सीधा सा सवाल, मुख्यमंत्री साहब के साथ आपकी कितनी बार ऐसी मुलाकातें हुई, और क्यों आपने कभी ऐसे मामलों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी या मीडिया में चर्चा नहीं लाई? जगदीप भाई, पहले मैं आपकी पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि आप मीडिया में नहीं आते जी। मैं तो जानकारी साझा नहीं करी जी। देखिए, मैं ढोल बजाऊं और मैं ही नाचूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। सही बात है। करण प्रताप सिंह ने वो सामाजिक मुद्दों के ऊपर चिंतन किया अपनी टीम के साथ बैठ करके, जिनका निवारण आज की डेट में होना ही चाहिए था। वो कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर वो आज भी हम विचार विमर्श करके उसके ऊपर हम कार्रवाई ना करवाते, तो आप ये मान के चलो कि निश्चित तौर पे जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है युवा, वो आने वाले 10 साल के अंदर निश्चित तौर पे सबसे बड़ी कमजोरी बनकर के उभरने जा रही थी। अब बात मैं करूंगा, एक एक पॉइंट पे बात करूंगा जी कि वो क्या क्या चीजें रही, क्योंकि निरंतर मैं लगातार मुख्यमंत्रियों से मिलने का मेरा जो सिलसिला है वो लगातार पिछले 12 वर्षों से है, 12 वर्षों से चला रहा है। काम तो मैं जमीनी स्तर पे पहले भी करता रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे पहले मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे जी। उस टाइम पे 4 जून 2015 जो आपने अभी जिक्र किया फोटो का, जिसमें मेरे दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी, उसमें 4 जून 2015 को शाहबाद में माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए आए थे जी। तब मैंने उनको ज्ञापन दिया था। उस वक्त में बहुत से लीडर हमारे उस मौके पे थे, वो गवाह हैं इस चीज के। और मैंने एक ही बात की डिमांड की थी उनसे, मनोहर लाल जी को जब ज्ञापन दिया कि हरियाणा के अंदर नशे की खेप पंजाब की तर्ज पे बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि मनोहर लाल जी से पहले कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम पे बड़ा कारोबार फल फूल रहा था। उसके बाद हमने उनके संज्ञान में मामला डाला, रिसर्च करी कि किस प्रकार से हम उस पर अटैक कर सकते हैं, किस प्रकार से। क्योंकि आप देखते होंगे उन दौर की बात करें तो पुलिस वाले जाते थे, कोई इक्का दुक्का पेटी उठा ले, खुर्दे वालों पे कार्रवाई होती थी, मगर जो चिट्टा स्मैक ड्रग्स के जो बड़े डीलर हैं, जो पेडलर्स थे, वो चैन तोड़नी बहुत जरूरी थी। हमने उसका लिखित में विवरण करके दिया सरकार को कि हरियाणा में स्पेशल टास्क फोर्स को फ्री हैंड करके कार्रवाई करने के लिए बोले, और एक साथ हरियाणा में कार्रवाई हुई। और उसके बाद से लगातार 4 जून 2015 को मैंने ज्ञापन दिया, विद इन 10 डेज में उस पर इम्प्लीमेंट हुआ ज्ञापन पे, और तब से लेकर के टिल डेट तक, आज मौके के तक 6000 करोड़ से ज्यादा पब्लिक डोमेन में सरकार की छपाई है, पुलिस प्रशासन की छपाई की 6000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। ये ऐसे कैसे पकड़ा गया? मतलब क्या रणनीति आपकी और मुख्यमंत्री साहब की? क्या आपने उसमें हम देखिए, ये ज्यादा विषय गहराई से ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, इन शॉर्ट, मगर जी मैं प्राइवेसी लीक नहीं करना चाह रहा। मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था कि एसटीएफ को फ्री हैंड किया जाए, क्योंकि किसी भी एसपी से परमिशन लेनी पड़ती थी, लीड जब मिलती थी एसपी से परमिशन लेनी पड़ती थी, सीनियर अधिकारी से लेनी पड़ती थी। तो जब अधिकारी के पास परमिशन लेने जाते थे तो बाय मिस्टेक कभी आगे पीछे हो जाता था टाइम, कोई भी कंडीशन हो सकती है, उसमें कोई मंशा किसी की नहीं हम जाहिर कर सकते हैं, मगर वो बाय मिस्टेक वो दिक्कत होती थी, तो वो क्या होता था, वो लीड निकल जाती थी आपसी तालमेल की वजह से।
अब एक स्पेशल टास्क फोर्स को स्पेशल इस काम पे लगा दिया, भाई तुमने तो यही पॉकेट देखनी है, आपने इसी एजेंडे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। पूछने की, आपको लीड मिले आप जाओ, दावा बोलो, कार्रवाई करो, किसी को शूट करना है शूट करो, किसी के ऊपर बुलडोजर चलाना है बुलडोजर चलाओ, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की संभव जो समाज में कुरीति, जो समाज में कुरीति फैलाएगा, जो समाज को निस्तनाबूद करने की कसम खाएगा, उसको खुद निस्तनाबूद हमारी हरियाणा की सरकार ने निस्तनाबूद करने का प्रण लिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक तो एजेंडा आज ये था। अच्छा, इसीलिए आपने कभी इस पे कॉन्फ्रेंस नहीं करी भैया प्राइवेसी लीक ना हो जाए? प्राइवेसी लीक नहीं, अभी भी आप देखेंगे नशे वाले मामले में आज भी मैं सरकार में एक सुझाव देकर के आया हूँ, लिखित में देकर के आया हूँ, निश्चित तौर पर आने वाले टाइम तो अभी ये बताएंगे नहीं क्या सुझाव देके आए, इंप्लीमेंट हो जाएगा तब बताओगे? मैंने बताया ना, मैं ऐसे सामाजिक मुद्दों पे काम कर रहा हूँ जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरा ये कि अब जब समाज के लिए काम हम कर रहे हैं तो उस समाज का हिस्सा हम भी है, तो उसकी डोंडे क्या पीटने, उसका प्रचार क्यों करें? मंत्री हैं, नेता पुत्र हैं, बेशक हो नेता पुत्र, कहीं तो क्रेडिट तो लेना नेता पुत्र हो तो फिर मेरे सारी चीज मंडी जाएगी, सारा सारा मैं बांध के घूमूंगा क्या? समाज के नागरिक के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरा कर्तव्य बनते हैं, मेरे पिताजी के संस्कार है, मेरी माता ने संस्कार दिए कि समाज के लिए आपको मर मिटने की भी अगर बात हो तो आपको अपना बलिदान देना चाहिए, देश हित में मर मिटने की बात हो तो आपको अपना बलिदान देना चाहिए। उन संस्कारों में पड़ा मतलब क्रेडिट जब मिल रहा तो ले लेना चाहिए। चलो खैर आप नहीं ले रहे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी, उसका कारण है जी, मैंने कहा कि मैं नागरिक हूँ, मेरे कर्तव्य है, किसी भी नेता के पुत्र के कर्तव्य बन सकते हैं, या कोई नेता बन रहा है उसके भी बन सकते हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक प्रणाली है, इतना बड़ा देश है, कोई भी आकर के कुछ भी कर सकता है, वो अपना अपना टेस्ट होता है। मेरा टेस्ट इस प्रकार का है ही नहीं क्योंकि मैं संघ से निकल करके आया हूँ। हाँ बस चलो, संघ वाले मीडिया में तो सौ का निचोड़ ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, लेकिन वही बात जब नेता पुत्र की बात आई तो हरियाणा के अंदर 14-15 मंत्री मुख्यमंत्री समेत, औरों के भी बच्चे हैं, यो ठेका आपने ले रखा है क्योंकि औरों की चर्चाएं नहीं चलती, कहीं वे अपने हल्के से बाहर निकलते हुए दिखाई कम देते हैं, दिखाई देते ही नहीं करते। जगदीप भाई मैंने कहा ना, लोकतांत्रिक प्रणाली है, कोई कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी चौधर साहब लग रहे हो काम, सिर्फ अपनी चौधर दिखाने के लिए कि मैं मंत्री का बेटा हूं या मैं विधायक का बेटा हूं या मैं किसी बड़े नेता का बेटा हूं, इस नाते मेरा फर्ज है, मेरा मौलिक अधिकार है कि मेरे को कुर्ते जामे पहनने हैं, मेरे को चौधरी बनना ही पड़ेगा, इसलिए नहीं। अगर आपके पास विजन है, आपके पास समाज के प्रति चिंतन है, तो आप समाज के लीड करने के लिए आपको कोई भी नहीं रोकेगा, बशर्ते आपकी निष्ठा, आपकी लगन समाज के प्रति समर्पित होनी चाहिए। वो मेरा समर्पण भाव है। आज आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं, मगर इस पे कार्रवाई तो पिछले 15 वर्षों से निरंतर करते आ रहा हूँ। ऐसे ऐसे काम मैंने लिख के दे दिए। कितने काम आपने लिख के दिए मुख्यमंत्री? मैं वही बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम लिख के दे दिए जी, आप सोच भी नहीं सकते थे जगदीप जी। इंप्लीमेंट कितनों पे हुआ? नशा तो ये तो सार्वजनिक समस्या थी, मगर सबसे बड़ी समस्या उसके बाद निकल करके आई कि गन कल्चर पे गाने जो थे, अश्लीलता को परोसने वाले जो गाने थे, मासूम के सारे गाने आपने डिलीट करवाए हैं। मासूम के नहीं, जो भी अश्लीलता को परोसेगा, जो गन कल्चर को प्रमोट करेगा, उसके गाने कटेंगे। अभी आज मैं सरकार से मिला हूँ, मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, ये सारी बातें उसमें शामिल थी कि निष्पक्षता को आधार बना करके जितने भी लोग सिलेक्ट करने वाला कौन था? आप ही थे क्या या कोई और ही था? वो सरकार, लेकिन आपने सिर्फ गन कल्चर, सरकार का मामला, मेरा मामला था रिसर्च करके सरकार को मसौदा पेश करना कि इस पे कार्रवाई हो। एक जगह तो विकास कुमार है, सिंगर, विकास से मिले, एक मासूम शर्मा है, या और जैसे कलाकार हैं। विकास कुमार तो आपके साथ जुड़ गया जगदीप भाई आयन फाउंडेशन में। देखिए, आदरणीय बेदी जी ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा था कि ये हमारे जो बच्चे हैं, युवा साथी, इनके गानों पे हमें हरियाणवी गानों पे नाचने का मौका मिला। इससे पहले हम या तो बॉलीवुड के गानों पे नाचते थे या पंजाबी गानों पे नाचते थे, हरियाणवी कल्चर के गानों पे नाचने का अवसर तो इन्होंने दिया, वो गलत नहीं है, मगर पब्लिक का भी तो टेस्ट देखा जाएगा ना। लेकिन कहीं ना कहीं तो लगता ही होगा भी मासूम के साथ थोड़ी सी ज्यादा जाती होगी। देखिए, वो मामला सरकार का है, तो सरकार अपने एंड से देखेगी। मैं एक चीज बात दिल से सोचो तो जगदीप भाई, ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ जी, क्या अश्लीलता को परोसा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं परोसा जाना चाहिए। क्या गन कल्चर को बराबरी तो हो? आपका बेटा किसी भी कलाकार के गाने ABCDZ में नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उसके गाने को सुन के शाम को पिस्टल हवा में लहराता हुआ घूमे और आपके पास शिकायत है कि आप उसको स्वीकार्यता दोगे? या कोई भी गाने को सुन करके अपने दिमाग में बिठा के किसी प्रकार का हमारे परिवार का बच्चा कोई क्राइम करेगा, क्या हम स्वीकार देंगे? मासूम शर्मा का एक गाना है, कितने गाने आता है बदमाश बने, गिनवा दो ना बदमाश आगे, कटोले पे कटोले, पता नहीं कैसे कैसे गाने मतलब। अच्छा, आपने गाने डिलीट करवाए, आपने नशे पे काम करवाया। अभी जो आपका यूनिवर्सिटियों में राउंड है, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वो क्या एजेंडा, क्या वो भी मुख्यमंत्री साहब को दिया है या कुछ वो अलग से कुछ और चल रहा है? मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूँ जी। एक ज्ञापन हमने 2015 में दिया नशे के ऊपर, ठीक है, चोट करने के लिए। दूसरा हमने ज्ञापन दिया 2019 में गन कल्चर के गानों को काटने के लिए, ठीक है, 2 अश्लीलता को खत्म करने। तीसरा ज्ञापन मैंने 2022 में दिया कि हरियाणा के बच्चे पंजाब की तरफ से, क्योंकि पड़ोसी राज्य है ना, डंकी रूट पे, हाँ, डंकी रूट वाला ज्ञापन मैंने 2022 में लिखित में दिया कि डंकी रूट से जाने वाले जो बच्चे हैं, 2 नंबर के रास्ते से, मानव तस्करी इतने बड़े पैमाने पे थी,
बच्चों के पैकेज 20-20 लाख में तय होते थे माँ बाप के सामने। आधे जब रास्ते पे बच्चा फिर जहाज में बैठता था और वहां उतरता था, डोंकर के हत्थे चढ़ता था, तो उसके बाद माँ बाप के साथ किस प्रकार की ब्लैकमेलिंग होती थी या होती है, आप जाकर के ये बात सही है आपकी। बच्चे की मार डील दिया होती, जाता था उनको। भाई साहब बच्चों की डील होती थी, भाई साहब आपका बेटा 20 लाख में अमेरिका पहुंच जाएगा, ठीक है जी, जहाज में चढ़ा दिया, आगे चढ़ गया डोंकर के हत्थे, बोला जी ये डोंकर मांग रहे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वो 3 लाख रुपए दे दिए बाप ने। उसके बाद भाई साहब डोंकर नहीं मान दे, ये बॉर्डर पर बिठा रखे आपका बेटा गन पॉइंट पे, 8 लाख और देने पड़ेंगे। माँ बाप मरता क्या नहीं करता, गहने गिरवी रखते हैं, जमीनें गिरवी रखते हैं, फिर वो पैसे का इंतजाम करके एट ए टाइम वो देते हैं, डोंकर के मुंह बंद करते हैं, और फिर भी कोई गारंटी नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जगदीप भाई, जो वापिस आए पनामा का जंगल का रास्ता तय करके वापिस आए, उनसे मिला हूं, उनकी स्थिति जानी है कि वो क्यों गए और किन हालातों में जाकर के वो वापिस आए। उन्होंने कहा कि वहां पे सैकड़ों नहीं करण भाई, हजारों कंकाल हमने वहां पे जंगल, पनामा के जंगल में देखे। हमें नहीं पता कि वो भारतीयों के हैं या पाकिस्तानियों के, बांग्लादेश किसके हैं, मगर वहां पे किसी उन्होंने की माँ के हजारों, तो है वो। किसी के माँ के लाल तो है। आपके यूनिवर्सिटी में जब स्क्रिप्ट पे वो नाटक होता है, रुला देता है वो जो सच्चाई, तो वो हमने इसीलिए तो पेश किया। और ऐसा वो नाटक देख के हमारे हमारे भाषण सुन करके बहुत से युवा साथियों के फोन आते हैं, माँ बाप के फोन आते हैं मुझे कि आपने हमारे बेटे की जिद तोड़ दी। बच्चों की सिर्फ जिद होती है, ये वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की एक लगन होती है, वो हुमाया होता है, लेकिन वहां जाके वो सारा शांत पड़ जाता है। जब बच्चा भूखा मरता है ना, रोजगार नहीं मिलता। कनाडा के अंदर एक भाई ने वीडियो कॉल करके लाइन दिखाई, बोला भाई 2 पोस्ट के लिए 420 लोग लाइन में लगे हैं और सारे के सारे इंडियन है। आप हालात देखिए। अरे पोस्ट भी स्वीपर की पाऊंगी। जगदीप भाई टेक्निकल बात करूं छोटी सी, एक बच्चा 50 लाख खर्च करके विदेश में कौन सी नौकरी ले रहा है? स्वीपर की, वॉचमैन की, पेट्रोल पंप पे फ्यूल इंजेक्ट करने वाला, ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी बॉय, कोई एसपीडीसी लगता है, सुना? ठीक बात। यहाँ पे 50 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे, स्टार्टअप के लिए सरकार आपको मदद करेगी। बहुत सी योजनाएं ऐसी है कि जहाँ पे आपको सीधा सीधा आपको वो क्या बोलते हैं उसको, सरकार सुविधा देगी, आपको प्रोडक्शन देगी, प्रोडक्शन देगी आपको, कारोबार में, स्टार्टअप में आपको मदद करेगी। आप एक नौकरी के लिए 50 लाख कर रहे हो खर्च, वर्सेस आप 50 लाख में 25 लोगों को रोजगार दे रहे हो, आप सुपरवाइजर हो, परिवार के साथ हो, माँ के हाथ की रोटी नसीब होती है। विदेश में जाने वाले बच्चे से पूछे मैंने, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि माँ पीछे हादसे में मर जाती है, बाप मर जाता है, वीडियो कॉल पे संस्कार कराते हैं, उनकी मानसिकता इतनी मर चुकी है। इसलिए मैं सरकार को ज्ञापन लिख करके देता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं इसका गुणगान नहीं करता। देखो भाई, यहाँ पे ना 3 बातें गिनाई, नशे की, गानों की और डंकी रूट की। अब नशा भाई साहब करते ही नहीं है, अच्छा गानों से ज्यादा सेलिंग है नहीं। जगदीप भाई, विकास कुमार के जो एक कलेश और कटवाया अपन जी हरियाणा में जी, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, हमने लिखित में दिया था कि कम से कम 5 से 7 किलोमीटर की दूरी, जितने भी नशे के बढ़ावा देने वाले, चाहे वो ठेका है चाहे कुछ भी है, उसकी दूरी हो। मगर सरकार ने क्राइटेरिया बनाया, वो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसके। सरकार की तरफ से जितने संवैधानिक तौर पे जो पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जितने पैरामीटर्स सरकार ने डिसाइड किए, अगर उसके दायरे में कोई एक भी मिले तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, मेरे सोशल मीडिया ऑफिशियल करण प्रताप सिंह मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, करण प्रताप सिंह मेरा फेसबुक आईडी है, मेरा नंबर भी भाई जगदीप आप मेरा डाल देना वीडियो की स्क्रॉलिंग पे। जी, आपको कहीं भी लगे नशे की खेप, कहीं भी नशे का व्यापार, आप मुझे उसके तुरंत मुझे कार्रवाई बताएं, सरकार को जागृत करने का काम हम करेंगे। 2 बातें तो ये हुई नशे का और गानों का। तीसरा डंकी रूट। अब बहुत सारे भाइयों कैसे हैं कि भाई डंकी रूट पे तो लोग वैसे ही विदेशा में जाना चाहे हैं। करण भाई साहब ने आज तक पासपोर्ट तक नहीं बनवाया, मेरे कागज से नहीं पता कहाँ पड़े मेरे। ये है डेडिकेशन, और देश के लिए करेंगे। इस धरा पे, इस मिट्टी पे पैदा हुए, इस मिट्टी का पैदा हुआ अनाज हमने खाया है, इसका ऋण हमारे कंधों पर इतना है कि अगर हम किस्तों पे भी चुकाए तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। माँ भारती का, यहाँ पे माँ भारती का ऋण उतारने के लिए पता नहीं कितने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे। जी देखो, कथनी और करनी एक है। मैं भाई साहब के साथ गया नरवाना, बैठ का इंटरव्यू करा, बातों में बात चल पड़ी कि नरवाना तो जी डूबा पड़ा होगा, जगदीप भाई चल, और फिर आपने पूरा नरवाना घुमाया। आप बल्कि एक पार्क में एक बात को दे भाई, ये सुतरे सुतरे पार्क दिखाओगे कि जहां हालात खस्ता है वो भी दिखाओगे? क्योंकि मेरे पास एक्चुअल रिपोर्ट थी, अधिकारी को चेक करना था, बेदी जी से पूछ करके मैं तब गया था। मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है, नहीं, मैं विधायक हूं ना मैं मंत्री हूं, लेकिन उनके नुमाइंदे के तौर पे बेदी जी जैसे, क्योंकि सरकार में मंत्री हैं कैबिनेट के और प्रदेश में संगठन में महामंत्री है, तो डबल जिम्मेवारी होने की वजह से कहीं ना कहीं इधर उधर रहना पड़ता है उनको। तो उनकी नुमाइंदगी के तौर पर नरवाना मैं देखता हूँ, तो तब जाकर के उनसे पूछ करके, उनसे मंजूरी लेकर के तब हम जाकर के, और ऑफिशियल इंचार्ज जो थे उन्होंने साथ में, हाँ, जिनकी अथॉरिटी बनती है, देखो वो साथ में थे। आप थे, कॉन्ट्रैक्टर था और प्रशासन था भाई, कोई लुक ना जाओ कदे कोई उस पर थोप दे जी, उसकी जिम्मेवारी थी। कोई नहीं बच सकता, बीजेपी की सरकार में कोई नहीं बच सकता। अच्छा एक बात और बताओ, अभी यहाँ पे कोई बैठा था, आप उनसे बात करने लग रहे थे, वो खुद यूं बोला कि भाई जगदीप करण जी के पास
युवा का कोई पद है जो 11 साल से है, प्रमोशन ही नहीं हुई क्योंकि मंत्री जी के बेटे हैं। मतलब यह क्या बात थी? मैं शॉक्ड भी था यह बात सुन के। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी किसी भी वाद को अपवाद नहीं बनने दिया गया, चाहे वो परिवारवाद था, चाहे वो जातिवाद था, चाहे भाई भतीजावाद था, किसी भी प्रकार का वाद वो अपवाद नहीं बना। उसका कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पे चलती है। एक विचारधारा वो है जो कहा वो किया का नारा हमेशा सरकार ने, हमारी ने सरकार साकार करने का काम किया। हमारी जो नींव रखी गई थी पार्टी की, धारा 370 को तोड़ने की, कश्मीर के मुद्दे को सोल्व करने की और श्री राम मंदिर का निर्माण करने की, उस दो मुद्दों पर नींव थी, वो तो हुई। ऐसे बहुत से काम हुए, चाहे आयुष्मान भारत योजना की बात कर ले, किसानों को खाते में पर एकड़ के हिसाब से 2-2 हजार रुपये भेजने की बात थी, चाहे युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने की बात थी, चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात थी, जो हम सिर्फ अखबारों की हेडलाइन में देखते थे, सुनते थे जी, वो हमने साकार होते हुए देखे। मतलब जो कहा वो क्या का नारा साकार किया। अब मैं आता हूँ आपकी वे, मैं घुमा नहीं रहा। अब बात क्या है कि बेदी जी का बेटा होने के नाते मुझे नहीं पता कि शायद इसी वजह से रोक रखा है, मुझे नहीं पता कि शायद मेरे काम में कहीं ना कहीं कमी होगी, लेकिन में तो कमी नहीं है। देखिए, लग नहीं रही है इंटरनली क्या सोच रहे होगे, संघ क्या सोच रहा होगा, सरकार क्या सोच रही होगी, पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अभी आपने देखा होगा, संघ के कार्यकर्ता थे, उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया, उनकी 2 टांगे भी नहीं है, किसी हादसे में उनके ऊपर अटैक हुआ और उस हादसे में उनकी टांगे नहीं। ऐसे कार्यकर्ता को, एक उड़ीसा के एक ऐसे कार्यकर्ता को केंद्र में मंत्री बनाया गया जो साइकिल पे जाकर के लोगों से वोट मांगी थी। आज पद्मश्री के पुरस्कार जितने अवार्ड मिलते राष्ट्रपति भवन में, आप उनके चेहरे देखो, उनकी पृष्ठभूमि को देखो कि समाज में क्या उन्होंने क्या चीजें स्थापित की हैं। नेहरू इंदिरा राजीव की तरह स्वयं को अवार्ड देने की परंपरा नहीं है। राहुल गांधी की तरह खुद को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करने की परंपरा हमारी पार्टी में कतई नहीं है। हमारी पार्टी विचारधारा पे चलती है, अध्यक्षीय प्रणाली है, प्रॉपर चैनल से काम होता है। जब जिस दिन कर्ण प्रताप सिंह की योग्यता उन्हें लगेगी कि कर्ण प्रताप सिंह की योग्यता यहाँ पे है, मैं काम कितना भी कर लूँ, और पार्टी को जिस दिन मेरी योग्यता जहाँ पे लगेगी, जहाँ उनको महसूस होगा, वो निश्चित तौर पे हमें सब्र है, हमें विश्वास है कि हमारा संगठन उस चीज के ऊपर ध्यान देगा। और रही बात 11 वर्षों से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य की, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जी, मैं अलग अलग 3 जगह पे मैं जिला प्रभारी रहा हूँ, रोहतक, जींद और हिसार। उसमें मैंने काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस में मैंने शुरुआत की थी, कार्यालय मंत्री से लेकर के नगर मंत्री, प्रदेश की टीम में, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम में, डूसू चुनाव में, पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव में अच्छे से भूमिका निभाई। उसके बाद फिर युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, फिर जिला प्रभारी, फिर विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रभारी, विधानसभा लोकसभा बनकर के जाने का मुझे अवसर मिला। बहुत काम सीखा भी, तो सीखने की उम्र है, उम्र में बता नहीं सकता। देखो भाई, एक बात बताऊं, मैं तो खैर एक यूट्यूबर हूं और दिल से ही वीडियो बनाऊं, कोई चीज अच्छी लगे तो उसके पीछे जी जान से लग भी जाऊं मैं। आज जो हमने ज्ञापन दिया है जी, वो एक धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ हमने ज्ञापन दिया है। मैं अभी उसी सवाल पे आ रहा हूँ, भाई दिल से वीडियो बनाऊ हूँ, प्रोफेशनल सा कुछ नहीं हूँ, सिंपल सा मोबाइल बना रहा हूँ। आज का जो ज्ञापन था और आज जो चर्चाएं थे मुख्यमंत्री साहब के सामने, मैं शॉक्ड रह गया। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लोगों के दिमाग में चर्चाएं थी, अयोध्या राम मंदिर बनेगा, 370 टूटेगी धाराएं, मतलब बिरन क्या कुछ था। जब 26 जनवरी 15 अगस्त का वो भाषण, जब नरेंद्र मोदी जी स्टेज पर खड़े थे तो उन्होंने एक भाषण में एक बात कही, भाई पूरे देश में हर घर के साथ एक शौचालय हो। लोग शॉक्ड, शौचालय, मोदी को प्रधानमंत्री क्या इसलिए बनाया गया? शौचालय बनाने के लिए। आज वही स्थिति जहां पे ड्रग पेडलर को बंद कर दिया गया, जहां पे ये जो ठेके थे इनको किनारे किया गया, और इस तरह के बड़े बड़े वाक्य है। और आज मैं चर्चाएं सुन रहा, 5वीं क्लास 6ठी क्लास के बच्चों को आप नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन। सॉरी टू से मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। अभी तक तो सरकार की परिभाषा ये मानी जाती थी कि गलियां, नालियां, सड़कें, सीवरेज पक्के करने के लिए जी नौकरी लगवा लो, जी, इस बात के लिए जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ हो तो बताओ। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम चल पाएगी किसी सरकार के माध्यम से? देश का प्रधानमंत्री सही निवेदन करेगा? सोचा था क्या? हम मुलाकात पे फूल ही बैठ दिया। कोई सरकार जी इस बात के ऊपर फोकस करेगी वातावरण भी हमारा अच्छा हो जी, हम अपने आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण देकर के जाएं, ऐसी सोच किसी प्रधानमंत्री सोची थी क्या? ठीक बात है। आपने कभी सोचा था कि देश का प्रधानमंत्री जिस राष्ट्रपति भवन में जो भी कोई विदेश का गेस्ट आता था उसको ताजमहल गिफ्ट किया जाता था, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रक भर करके लेकर के जाएंगे और गीता की किताबें वहां पे उतार के आएंगे कि अब से ताजमहल नहीं, हमारे देश की जो सिंबल है गीता वो दी जाएगी? ठीक बात है। तो सोचा था क्या? मतलब
धारा से जुड़े हुए लोग हैं भाजपा के अंदर। अच्छा, 5वीं 6ठी क्लास में मोरल एजुकेशन, ये क्या मुद्दा लेके आए आप? नहीं, मोरल एजुकेशन ऑलरेडी है, फिजिकल एजुकेशन ऑलरेडी है। जी, जगदीप भाई, आप समाज के अंदर कहीं भी चले जाओ, किसी भी साइकाइट्रिस्ट से रिलेटेड कोई बात कर रहे थे आप? किसी भी समस्या को आप देख लो, वो लास्ट एट द एंड पॉइंट उसकी जाकर के जुड़ती है उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पे। जब रिसर्च होती है उस केस की, स्क्रूटनी होती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे, तो बाद में पता लगता है कि ये मानसिक तौर पे ये था। ये उस टाइम पे लोग कंडेम करते हैं, बात रखते हैं, अपनी बात को ऑन करते हैं कि एक मैंने गाना सुना जी, उस गाने में मैं जोश में आ गया और मैंने मेरे साले को गोली से मार दिया। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, ये ज्ञापन में मैंने मुख्यमंत्री जी को दे रखी है सारी। पहले गाने डिलीट करवाए, अब उसकी मानसिक सोच पे काम किया जा रहा है कि बच्चे को जो तीसरी कक्षा से, पहली कक्षा से बच्चा स्कूल में जाए। अभी तो क्या है कि +2 के बाद साइकोलॉजी को हम पढ़ाते हैं कॉलेजों में, लेकिन वो सिर्फ एक पेपर का विषय आ गया। जब वो पेपर का विषय आ जाता है, एग्जाम का विषय आ जाता है, तो माइंड पे बर्डन हो जाता है। हमने कोशिश की, आज निवेदन किया कि उसको पेपर से हटा करके कंपलसरी किया जाए, फिजिकल एजुकेशन की तर्ज पे, मॉरल एजुकेशन की तर्ज पे, और उसको बच्चे को मोल्ड किया जाए। जब पहली कक्षा से लेकर के +2 तक बच्चा जाएगा तो उसका माइंड इतना डेवलप हो चुका होगा, कि वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए और से वो सुसाइड वाली ऐसी या गंदी हरकतों के बारे में नहीं सोचा। रिसर्च की है मेरी टीम ने, डॉक्टर कावेरी चौहान जी हमारे इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं मेरे साथ में, उन्होंने रिसर्च किया वो साथ में थी, आज वो साथ में थी, रिसर्च करके उन्होंने बकायदा मसौदा तैयार किया है कि अगर ऐसा कोई पास हो सकता है तो 50% क्राइम रेट डाउन हो जाएगा एकदम से। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, कोई बड़ा वयस्क आदमी जाकर के कोई मर्डर करे, ठीक है, दारू के नशे में कर दे, एक 6ठी क्लास का बच्चा प्रिंसिपल का मर्डर कर रहा है। 16 साल का बच्चा अपनी माँ को मार रहा है और मामा को फोन करता है कि मामा मैंने तेरी बहन मार दी, इसकी लाश ले जा। कहाँ जा रहा है समाज? ये सभी विषय हैं। तो जगदीप भाई, इसलिए मैं गुणगान करने में विश्वास नहीं रखता। सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक परिवार में पला बड़ा हूँ, बड़े नजदीक से मैंने राजनीति को भी देखा है, सरकार को भी देखा है, बचपन से देखता रहा हूँ। जब मैं 5.5 महीने का था, मेरे पिताजी पहली बार पार्षद बने थे निर्विरोध। 5.5 महीने का साल का भी, तो बहुत कम एज से मैंने नजदीक से देखा। मगर जो सामाजिक विषय है, पिताजी ने डाइजेस्ट करना बड़ी मुश्किल हो जाए। बहुत सारे ऐसे देखूं मैं, नेता पुत्रों को डाइजेस्ट नहीं होती, वो औकात से बाहर हो जाए, फिर वो वोमिट कर देते हैं। अगर डाइजेस्ट नहीं होती तो उनको उतना ऑन भी नहीं करना चाहिए, खाना पीना भी नहीं चाहिए इतना खाओ जितना डाइजेस्ट हो। बेदी जी के संस्कार हैं, हमारी माता जी के संस्कार हैं, उसको हम लेकर के आगे चले हैं। जिस संगठन में है, मैं सौभाग्य की बात है मेरे लिए तो कि जिस संगठन में मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, कार्यालय मंत्री से लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और अब युवा मोर्चा में, पार्टी में, बीजेपी में हूँ, हमारे जिन दोनों संगठनों में रहा हूँ, दोनों में हमें मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए कसमें खिलाई गई। इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इस मिट्टी का पैदा हुआ अनाज हम खाते हैं। माँ भारती का इतना ऋण है कि कितने ही हम जन्म ले लें, लेकिन वो ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। ये संस्कार मेरे अंदर मेरे पिता ने, मेरी माता ने, मेरे संगठन ने डाले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था, हूँ, सदा रहूंगा। बहुत कुछ सीखना बाकी है भाई। बे तो जिंदगी की शुरुआत हुई, पैड़ी पे पहला पैर भी टेका, तो और ऊपर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करेंगे, मिलजुल के करेंगे। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो भाई ये है हमारे करण प्रताप सिंह जी, और आज आपने इंटरव्यू देखा। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से इंटरव्यू में इनके भाव हैं, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा ही है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जो बातें जिस समय पे कहनी चाहिए, ये उसी समय पे कहते हैं, ज्यादा बोलते भी नहीं है। और ये इंटरव्यू देखने के बाद आप जिस नेता पुत्र के साथ रहते हो, तो वो माहौल और ये माहौल आप कंपेयर करना कि करण प्रताप स्पेशल क्यों है। मेरा एक्सपीरियंस है भाई। और सच कहता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर भी प्रोफेशनल नहीं हूँ। फीलिंग्स के साथ जुड़ू हूँ, जिसकी और किसी और की और मेरी फीलिंग्स मैच करें तब मैं उसके साथ काम करूँ, चाहे वो हमारे दिनेशपुरी जी महाराज हों और चाहे हमारे करण प्रताप सिंह जी हों। सच में भावनाओं से काम करूं भाई मैं। लेकिन यहाँ पे भावनाएं जुड़ी। अब बहुत सारे राजनीति कुछ कुछ कह सकते हैं, चाहने वाले किसी को कुछ कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सच में दिल को सुकून मिला है। कुछ वीडियो कवरेज करके जाऊं, घर पे जाऊं तो माँ बाप वीडियो देखा, शांति, खुश वो भी हो तो मैं भी खुश हूं। दिल की आवाज है कि आज यहाँ पे जो माहौल देखा, आज मुख्यमंत्री साहब से जो मैं मिला, और इन का जो दिमाग है करण प्रताप को, सच में बड़ा शांति वाला है। बहुत सारे ऐसी चीजें मैं नोट करूं इनको लेकर कि हाँ ये ऐसे है, वो ऐसा है, वो ऐसा। मने मन में कैलकुलेट जरूर करूं, मैं कहता नहीं, वो बात अलग है, लेकिन सच है करण प्रताप यूनिक आदमी भाई। फिलहाल ये वीडियो इतनी है। आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।